नमस्कार। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इन दिनों शनि के गोचर और षटग्रही योग को लेकर चर्चा बहुत है और ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के औचित्य और महत्व पर बात होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि ज्योतिष शास्त्र को वेदांग बताया गया है, इसे वेदों का सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी नेत्र कहा गया है। आज के समय में ज्योतिष शास्त्र के सबसे बड़े योगदान के रूप में हम कैलेंडर को देख सकते हैं, जो आमतौर पर हम सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगा। कैलेंडर सारी दुनिया में मान्य है। पूरी दुनिया हफ्ते में 7 दिन को मान्यता देती है। यह भारतीय ज्योतिष की सबसे बड़ी देन है। यहां अब शनि का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अलग अलग अध्ययन के मुताबिक देश पर, दुनिया पर, पर्यावरण पर, समाज पर, सौर मंडल पर और आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या कुछ बदलाव आएंगे, इन तमाम सवालों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए स्टूडियो में एबीपी न्यूज के हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मनोज पाठक जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, ज्योतिष आचार्य हैं। सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है मनोज जी कि ये जो शनि का गोचर है, अपनी स्वराशि कुंभ से निकलकर मीन में जा रहे हैं शनि, और वहां पर षटग्रही योग बन रहा है। महत्वपूर्ण हो जाती है वहां पर राहु की मौजूदगी भी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो महायुति जो बहुत बड़ा संकट लेकर आने वाली है। तो वाकई में इतने डरने की जरूरत है क्या? देखिए, गोचर एक साधारण सी प्रक्रिया है जो हर ग्रह को एक नियत समय में करनी है। बृहस्पति को 1 वर्ष में, शनि को 2.5 वर्ष में, सूर्य को 1 महीने में। इस प्रकार सबका समय नियत है जी। राहु का भी नियत है। राहु अब मीन राशि छोड़ने वाले भी हैं बहुत जल्दी। हाँ, लेकिन अभी हाल में जिस प्रकार से शनि के गोचर को लेकर और शनि को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं दुनिया भर में, उतना सब महत्व देने की शायद आवश्यकता है नहीं। है नहीं। अच्छा। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में देखते हैं तो सन 65 में शनि मीन राशि में आए थे, और ये अगर मुझे ठीक से याद पड़ता है तो शायद जून महीने में आए थे। और सन 65 के अंत में क्या हुआ था वो हम जानते हैं, युद्ध। इसी प्रकार 1995 में, क्योंकि 30 बरस के बाद शनि को आना है जी, फिर आए थे शनि। और 95 के बाद आपको याद होगा 1996 में हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन भी हुआ था। अब कुछ ना कुछ असर तो रहेगा। ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल कोई असर इसका नहीं हमें देखने को मिलेगा। असर तो देखने को मिलेगा। शनि और राहु की युति की जो आपने बात कही, इसको भी आजकल लोग अगर थोड़ा फिर इतिहास में जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि भूतकाल में ऐसे समय में क्या हुआ था, तो आप आगे भविष्य की गणना उसके अनुसार, उसके अनुरूप कैसे कर पाएंगे। सही। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बहुत बड़ी हस्ती थे अपने समय के। शनि राहु युति में चले गए, उनका असैसिनेशन हुआ। जी जी। अयतुल्ला खोमैनी लौटकर ईरान पर फिर काबिज हो गए। इस प्रकार की और भी घटनाएं हैं। अब देखिए, पाप ग्रह तो हैं ही दोनों, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर हम शास्त्रीय अनुरूप में देखें तो बृहस्पति को देवगुरु कहा गया, देवताओं के गुरु, तपस्वी, कठोर आदर्शवादी। और शनि जो है वो एक आम जनता का परिचायक माना गया। तो सामान्य जनता का जो लोग हैं, यानी मासेस अगर अंग्रेजी में कहें,
तो उन्हें सबसे ज़्यादा शांति या सुकून तब मिलता है जब वो किसी तपस्वी के सानिध्य में पहुंचते हैं। तो शनि महाराज अपने गुरु के पास ही तो जा रहे हैं, इतना विचलित होने की आवश्यकता क्या है? कुछ घटनाएं जरूर घटेंगी और घटती भी हैं, तो क्या आपने सामान्य वो तौर पे नहीं घटती? सही, लेकिन क्योंकि आपने 1965 का जिक्र कर दिया और 1965 में युद्ध हुआ था जी। और ऐसे में अब 2025 एक बार फिर से ये शनि का गोचर, शनि वहीं मीन राशि में जा रहे हैं, तो देश के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो फिर क्या किसी तरीके के युद्ध की आप भविष्यवाणी कर रहे हैं यहाँ पर एबीपी न्यूज़ मैं पर? ये तो नहीं कह रहा हूं कि युद्ध, हाँ, क्योंकि ज्योतिषी का काम समाज में डर फैलाना नहीं है। ठीक है। स्थितियां विकट हैं, स्थितियां इसलिए विकट हैं क्योंकि अगर हम इसको भारत की कुंडली से मिला के नहीं देखेंगे तो शायद हम न्याय नहीं कर पाएंगे। जी। तो भारत की कुंडली में न्याय और कर्म का अधिकार जो है वो शनि के पास है और वो लाभ के स्थान में जा रहे हैं। तो सामान्य से रूप में भी अगर हम देखें तो इससे तो हमें तो कोई नुकसान होता दिखता नहीं। एक तो फिर परिस्थितियां विकट क्यों हैं? एक स्थिति बन रही है, वही मैं उस पे आ रहा था। जी। पिछले 10 बरस से हम चंद्रमा की दशा से गुजर रहे थे। ठीक है। देश हमारा देश, हाँ। 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे उसकी कुंडली के अनुसार। जी। और मुझे नहीं मालूम कि आपकी जानकारी में है या नहीं कि 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे आज़ादी का मुहूर्त भी ज्योतिषियों के परामर्श के अनुसार चुना गया था। सही। 3 ज्योतिषी ने उस समय इस मुहूर्त के लिए कहा था और भाग्य से हमारे भाग्य विधाता जो उस समय के थे वो मान गए। वरना कहीं दुनिया में आपने देखा कि रात के 12 बजे When the world sleeps, India rises, इस प्रकार की घटना आपने सुनी कहीं? उनका बहुत बड़ा योगदान है हमें बनाने में, जो हम आज तक भारत के रूप में जो दुनिया में एक हमारा परिचय बनता है। अब चंद्रमा जो है भावना का एक रूप है। नवग्रह 9 के 9 देवता हैं, लेकिन इनमें चंद्र और शुक्र को महिला की तरह माना गया है। चंद्र और शुक्र को ये महिला तो नहीं है, नहीं है तो पुरुष, पर बहुत इमोशनल, बहुत ब्यूटी लविंग भावनात्मक जी है। तो इस कारण उनमें महिला के अनुरूप गुण हैं जी। तो पुरुषोचित गुण ना होने के कारण इनको हमने महिला स्वरूप एक दे दिया। ठीक है। अब वो भावना से निकलकर हम जो है वास्तविकता की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। हमारी मंगल की दशा प्रारंभ होने जा रही है सितंबर में। अच्छा। और जब भी एक दशा का परिवर्तन होता है तो स्थितियों में बहुत परिवर्तन होता है। अब भावना से निकलकर जब आप वास्तविकता की तरफ जाएंगे तो कठोर चीजें भी आपको दिखाई देंगी। अब जब मैंने आपसे कहा कि ये तो मतलब एक तो ये सर शनि का गोचर, और दूसरा आपने कहा कि देश के लिहाज से अगर देखा जाए तो देश की जो महादशा बदलेगी उस हिसाब से ये स्थितियां जो है विकट है। एक सवाल है मेरा यहाँ पर शनि को लेकर, क्योंकि हम लगातार जो ज्योतिष आचार्य हैं अलग अलग उनसे चर्चा कर रहे हैं और सबकी तरफ से यही जानकारी दी जाती है कि शनि कर्म फलदाता, शनि सबसे न्यायप्रिय। अब वो व्यक्तिगत स्तर पर तो लोगों से कहते हैं कि साहब आप जो है वो सत्य और धर्म का पालन कीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए, लेकिन जब हम देश के लिहाज से बात करते हैं तो फिर देश अपने कर्म कैसे अच्छे रखे कि देश को भी अच्छा फल मिले? देखिए, पहली बात तो ये कि शनि को कर्म का कारक कहा गया जी, पर मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपसे कहता है कि आप अपने कर्म खराब करो। अब मकर लगन, ये मेरे अनुभव में मैंने ये पाया है कि मकर जब जब पीड़ित होता है तो इस अखंड भारत की भूमि पर कोई ना कोई उत्पात अवश्य होता है। और आज की तारीख में भी मंगल की दृष्टि मकर पे आ रही है।
और शनि राहु मिल जाएंगे। तो सर किस तरीके का उत्पात हो सकता है? प्राकृतिक आपदाएं, जलीय ज्यादा, क्योंकि ये मीन जो है वो जल तत्व वाली राशि है। हाँ, आप भी ज्योतिषियों के सानिध्य में बहुत ज्योतिष जान गई है। तो आपकी तारीफ भी मैं एक प्रोग्राम आपका पुराना देख रहा था, उसमें कुछ ज्योतिषी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि आप ज्योतिष काफी जान चुकी है। जल तत्व राशि में है और मंगल शनि राहु से केंद्र में रहेगा 6 तारीख तक, अप्रैल की। ठीक है जी। तो स्थितियां तो बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल निरापद हैं इससे। फाइनेंशियली भी थोड़ी सी दिक्कत हमें आ सकती है, क्योंकि 11वें घर से शनि हमारे लग्न को देख रहा है। तो शेयर बाजार में तो वैसे ही बड़ी उथल पुथल मची हुई है। हाँ, अभी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी सुधरने वाला है ये। अच्छा। 1907 में भी शनि मीन राशि में थे। ठीक है जी। उस समय साइनो जापान वॉर हुई थी। तो कहीं ना कहीं उस प्रकार की परिस्थितियां अगर हम देखें तो देश विदेश में बन रही हैं। तो सर अभी मैं बस विदेश पर ही जाने वाली हूँ, लेकिन एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने यहाँ पर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो बात कही है ना, और हम सब जानते हैं कि शनि जो है वो उनकी चाल सबसे धीमी है सभी ग्रहों में, 2.5 साल का वो समय लेते हैं। तो यहाँ हम तो ये टारगेट करके चल रहे हैं कि 2027 तक तो हमको दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। तो फिर वो टारगेट हम हासिल कर पाएंगे? देखिए, शनि ने आपको पुरुषार्थ करने से तो रोका नहीं। ठीक है। ग्रह एक इशारा दे रहे हैं, लेकिन मुझे मेहनत करने से तो किसी ने नहीं रोका। मैं प्रयास तो कर सकता हूँ। ठीक है। और हम तो उम्मीद यही रखेंगे कि हम उसमें कामयाब हों। सिर्फ ओवरऑल जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर की अगर बात की जाए, उस लिहाज से आपको लगता है कि कोई बड़ा प्रभाव इसका पड़ेगा? पाकिस्तान ने अपनी आजादी ज्योतिषियों के कहने पे नहीं ली थी। हमसे जिद में एक दिन पहले ले ली थी, हमसे जिद में। हाँ। और 2 टुकड़े हो चुके। हाँ, 2 टुकड़े हो चुके। और जैसी खबरें आप लोग दिखाते हैं, उससे तो दिखता है कि एक टुकड़ा और होने को तैयार है। हमारे साथ भी अनरेस्ट रहा, ये हम जानते हैं। हमारे देश में भी सिक्किम हमारा हिस्सा बना 74 में, अलग कोई नहीं हुआ हमसे। सही। इससे बड़ा ज्योतिष का परिमाण शायद दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। वो मैंने कहा आपसे कि उन लोगों को धन्यवाद है जिन्होंने हमें वो लग्न चुनकर दिया, वो मुहूर्त चुनकर दिया, अभिजीत मुहूर्त। उसकी महत्व क्या है, उसका महत्व वो भी मैं आपसे चर्चा कर देता हूं थोड़ी सी जी। अभी तक के जितने अवतार हैं, सबका जन्म समय क्या रहा? ये तो जनरल नॉलेज की बात है। जीसस क्राइस्ट कब हुए थे? रात के 12 बजे। भगवान राम का जन्म कब हुआ? दिन के 12 बजे। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? जन्माष्टमी तो रात के 12 बजे ही हम लोग मनाते हैं जी। तो कुछ तो महत्व होगा इसका। अभिजीत मुहूर्त कहलाता है ये। उन लोगों ने हमसे चुन के दिया कि भाई कम से कम जैसे भी रहोगे एक। और ना केवल हम एक रहे, हम लोगों ने तरक्की भी उस अनुरूप बहुत की है। और मंगल की दशा भी हम लोग, मैं तो उम्मीद करता हूं कि अच्छी ही जाएगी। हालांकि थोड़ी युद्ध जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, वो तो भारत को जाना पड़ सकता है युद्ध में। मतलब एक तो दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं, इसके अलावा क्या भारत को युद्ध में जाना पड़ सकता है? कह रहे परिस्थितियां ऐसी हैं। 35 में हाँ जी, जब शनि मीन में आए थे तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की नींव रखी थी। और अभी मतलब ये मैं ज्योतिष के उससे नहीं कह रहा हूँ, अपनी सोच के अनुसार कह रहा हूँ कि वो उस तरह की विकट परिस्थितियां अभी मुझे दुनिया में नहीं दिखती। और शायद
लोग उस तरफ जाना भी ना चाहे। युद्ध किसी चीज का हल तो कभी हुआ नहीं है। राहु का शनि के साथ जो कुछ दिन साथ रहेगा जी। इसमें थोड़ी पर्यावरण की परिस्थितियों को वॉच कीजिएगा। चलते चलते जल्दी से वो जो डर और भय का एक माहौल बन गया है उसमें कि मैं- शनि का गोचर है तो पता नहीं क्या होने जा रहा है, उसमें कितना मैं बड़ा एक संकट है। छोटी सी बात डर और- दूर कीजिए सर आप। मैं छोटी सी बात और बता देता हूँ, इसी से जुड़ी हुई है, जिसको ज्यादा प्रयोग किया जाता है डराने के लिए, साढ़े साती नाम से। ढैया भी ना, दोनों। ढैया उसकी छोटी बहन छोटी है। बहन, हाँ। और जानते हैं इसका मूल नाम क्या है? हाँ। साढ़े साती का मूल नाम है बृहत कल्याणी। ओह, और 2.5 वर्ष की ढैया का नाम है लघु कल्याणी। कल्याणी तो सर हो ही नहीं सकता है। अगर ढैया और साढ़े साती की आप बात करोगे तो उसका तो, और कल्याणी का चलो, तो लगता है अब थोड़ा 36 सा- का आंकड़ा हो गया। थोड़ा सा आपका इम्तिहान ले लेते हैं। नहीं नहीं, मेरा इम्तिहान बिल्कुल मत लीजिए, मेरे मान दर्शकों लीजिए- का डर दूर कर मान दीजिए। लीजिए कोई जी, बच्चा पैदा हुआ आज जी जी। और साढ़े साती चल रही है, तो तमाम लोग ये कहते हैं कि पहले साढ़े साती परिवार पर, दूसरी साढ़े साती माता पिता पर, और तीसरी साढ़े साती स्वयं के लिए खतरनाक होती है। अच्छा। चलो परिवार का तो छोड़ देते हैं। अगली साढ़े साती आपकी कब शुरू होगी? जब आप 30 बरस के हो जाएंगे। अब एक रफ गेस कीजिए कि आपके माता पिता की उम्र उस समय कितनी होगी। सही बात है, वो अपने 60s 70s में होंगे। अगर उनके साथ कोई स्वास्थ्य को लेके या कोई इसको इस तरह की कोई घटना घटती है तो उसके लिए दोष मैं साढ़े साती को दूंगा या एक सामान्य प्रक्रिया है उम्र के साथ? सही। और तीसरी साढ़े साती आपकी आएगी जब आप खुद उस आयु में 60 पहुंच से चुके 90 होंगे। के दरमियान होंगे। अब आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो इसको, भाई 60 की उम्र तो बोनस की जीवन है। कि मुझे भी सठियाए हुए 4 साल हो चुके हैं तो 4 साल वो बोनस में मैं भी चल पड़ा हूँ। जवाहरलाल नेहरू साढ़े साती में प्रधानमंत्री बन गए, मोरारजी देसाई साढ़े साती में प्रधानमंत्री बन गए, तो साढ़े साती क्या मतलब इतनी भयावह चीज है कि आदमी उससे डर जाए? अरे आत्म मंथन अंतर मनन का समय है, चंद्रमा पर शनि का गोचर है, अपने भीतर झांकिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी कमियों को अपने से दूर कीजिए। इससे बेहतर समय आपको क्या मिलेगा? बृहत कल्याणी क्यों बोला? और ये जो गोचर हो रहा है शनि का कुंभ से मीन में, मेरी तो खुद साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती के दरमियान आपके साथ बैठा हूँ। तो इसके लिए जरा दर्शकों को मार्गदर्शन और कर दीजिए सर। देखिए, डर दूर कोई कीजिए। जी। आवश्यकता नहीं है साढ़े साती से डरने की। राव सर ने रिसर्च करवाई थी साढ़े साती पर, बाकायदा हम लोगों ने एक पुस्तक निकाली है, जैसे काल सर्प दोष नाम से कोई दोष नहीं होता, वो भी एक पुस्तक हम लोगों ने निकाली है। तो हम लोग रिसर्च बेस्ड राव सर के गाइडेंस में काम करते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशा ठीक चल रही है, यदि सर्वाष्टक में आपके उन 3 भावों में जहां साढ़े साती की अहमियत है 28 या 28 से ज्यादा बिंदु हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर ठाठ से जीवन जीजिए, आपका साढ़े साती कुछ नहीं करने वाली। फिर भी अगर आपको, क्योंकि हम लोग स्वभाव से हम लोग भीरू हैं, ये हिंदुस्तानियों का एक नैसर्गिक स्वभाव है, तो शनि मंत्र का जाप कर लीजिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन श्याम वर्ण, समाभासम उसकी तरह आभास जो देते हैं, रवि के पुत्र, यम के अग्रज, छाया से उत्पन्न हुए। अब शनि श्याम वर्ण है, कृष्ण श्याम वर्ण है, शनि स्वयं कृष्ण उपासक हैं। अरे यार, भगवान कृष्ण की शनि की उपासना कर लो, उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो और शनि मंत्र निश्चिंत होके जीवन जीजिए, हाँ। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो बिना डर के, बिना भय के निश्चिंत होकर अपना जीवन गुजारिए, सकारात्मक रहिए। और फिर भी अगर मन में डर है, भय है, तो फिर शनि मंत्र का जाप कीजिए और जो भी आपके डर और भय हैं वो दूर हो जाएंगे। शनि वॉर में हमारे साथ जुड़ने के लिए परोज पाठक सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके धन्यवाद। सर। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।